हैंग ना हो मोबाइल। चल, तो वर्क इज क्या है? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट in the same direction, पॉजिटिव वर्क। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन पॉजिटिव वर्क। याद रखना कि वर्क ना, जैसे हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब थीटा अगर मेरा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बट एंगल क्या है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव। कुली अगर सामान लेके ऊपर चढ़ रहा है, वर्क पॉजिटिव। कुली सामान लेके नीचे उतर रहा है, वर्क पॉजिटिव। कुली अगर स्ट्रेट चल रहा है सामान लेके, वर्क जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि लोड परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन सेम लाइन पे है, तो मतलब कि थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है सेम डायरेक्शन में, तो वर्क मैक्सिमम है। थीटा अपोजिट गया तो वर्क मिनिमम है, क्योंकि कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। समझा? जब भी तुम्हें वर्क के बारे में थिंकिंग करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क या कुछ डिफरेंट एंगल है, आप सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ। सेंटर पे मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, मेरा वर्क पॉजिटिव रहेगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस में टुवर्ड द पॉजिटिव साइड मैक्सिमम वर्क, मतलब 0 डिग्री। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टुवर्ड द एक्स नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब 180 डिग्री, वर्क इज नेगेटिव मिनिमम वर्क। अलॉन्ग परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, वर्क इज 0। समझ में आ गया? तो W इज इक्वल टू एफ एस का फॉर्मूला रहेगा। थीटा इज इक्वल टू, अगर 180 लेंगे तो कॉस 180 -1, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, तो कॉस वर्क नेगेटिव। थीटा इज इक्वल टू 0 लिया तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। यस, तो W इज इक्वल टू एफ एस आएगा, कॉस इज इक्वल टू पॉजिटिव और मैक्सिमम वर्क। थीटा अगर मैंने 90 लिया तो क्या आएगा बेटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड वर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू 0, वर्क इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज़ें, तीनों चीज़ें? इसके अलावा कोई और डिफरेंट एंगल पूछ लिए तो थिंकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेंट वाइज। समझ गए? कुली अगर स्ट्रेट रोड पे चल रहा है लोड लेके, वर्क 0 है। अपवर्ड स्ट्रेस पे चल रहा है, वर्क पॉजिटिव है। डाउनवर्ड स्ट्रेस पे चल रहा है, वर्क पॉजिटिव है। दोनों कंडीशन में वर्क पॉजिटिव है। समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि नो वर्क के कंडीशंस क्या है। नो वर्क का क्या है? एक ही कंडीशन है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक ही कंडीशन। एक और कंडीशन सर, नो डिस्प्लेसमेंट। नो डिस्प्लेस, स्टेट द कंडीशन ऑफ नो वर्क। राइट टू कंडीशन ऑफ नो वर्क। तो एक कंडीशन था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेकंड कंडीशन व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट नॉट डिस्प्लेस्ड, देन ऑल्सो वर्क इज व्हाट 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा S 0 हो गया। आया समझ में ना? तो वर्क 0 के 2 कंडीशन हो गए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? वर्क का ऐसा यूनिट जूल, सीरियस यूनिट अर्थ। 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ? 10⁻⁷ अर्थ। कैसे प्रूफ करेंगे? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, तो 5 + 2 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, एंड डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? अर्थ। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख हमारा, यहाँ से हो गया। अब इसके बाद ना एक सबसे टॉपिक है हमारा फोर्स के ऊपर। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट है, फ्री फॉल बॉडी, कोई पर्टिकुलर हाइट में किसी ऑब्जेक्ट को रख रहा, व्हाट इज द एनर्जी, विच एनर्जी इट हैज़? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विच फॉर्म? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? mgh। क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी उस पॉइंट पे? दैट इज मैक्सिमम हाइट, क्या रहेगी? 0। एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी? पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल, मतलब mgh। अगर मैं मिड पार्ट ले रहा हूँ, हाफ पॉइंट पे, तो व्हाट इज द पोटेंशियल? तो पोटेंशियल 0, पोटेंशियल वहाँ पे 0 नहीं होगी क्योंकि हाफ पार्ट पे है ना। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ mgh, काइनेटिक आल्सो हाफ mgh, क्योंकि जो मेरी हाफ पोटेंशियल कम हो गई है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक में। जितनी मेरी पोटेंशियल डिक्रीज होगी उतनी काइनेटिक इंक्रीज होगी। देन डाउन पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक इक्वल टू mgh, एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो इट मीन्स एट एवरी पॉइंट माई टोटल एनर्जी इज कंजर्व। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? तो सेकंड चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए। क्लियर? अब पेंडुलम के लिए, ऑसिलेटिंग पेंडुलम में अगर कोई पेंडुलम है, ये मेरा पेंडुलम का मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये मिड पार्ट। अगर मान लीजिए पेंडुलम का मीन पोजीशन ले रहा हूँ, द मीन पोजीशन पे विच एनर्जी इट हैज़? इट हैज़ हाउ पोटेंशियल, बिकॉज मीन पोजीशन पे तो हाइट 0 है ना। काइनेटिक इज इक्वल टू mgh एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 एंड टोटल एनर्जी इज व्हाट? mgh। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी रहेगी? पोटेंशियल विच इज इक्वल टू mgh एंड काइनेटिक इज इक्वल टू 0 एंड टोटल एनर्जी mgh। मिड पाथ पे
इट हैज़ बोथ द एनर्जी, पोटेंशियल आल्सो काइनेटिक आल्सो। अब डिपेंड है कि एग्जैक्टली हाफ पॉइंट है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक। क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं ना? यस, कंफर्म। एनर्जी कन्वर्शंस, लाउड स्पीकर से कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल टू साउंड। इलेक्ट्रिकल टू साउंड। माइक, ये भी इलेक्ट्रिकल टू अरे हाउ इलेक्ट्रिकल टू साउंड, माइक पे बोल रहे हैं हम, साउंड तो इलेक्ट्रिकल। साउंड टू इलेक्ट्रिकल। क्लियर। चार्जिंग ए मोबाइल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। यूजिंग मोबाइल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। हाँ। हीटर, इलेक्ट्रिकल टू हीट। वाटर स्टोर इन ए डैम, इट हैज विच एनर्जी? पोटेंशियल। कंप्रेस स्प्रिंग हैज विच एनर्जी? पोटेंशियल। इसमें कोई डाउट तेरा नहीं है, ठीक है ना? अब इसके बाद आते हैं अगले इसमें अभी और कोई टॉपिक तो ऐसा है नहीं। हाँ, इसमें अभी जो डेफिनेशन पावर और वो है वो तुमको फॉर्मूले पढ़ना है, और इसमें जो पावर पे MGH पे डिपेंड ही क्वेश्चन आएंगे। यस, MGH पे डिपेंड ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, जो सिंपल न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट टाइम किए भी थे कंसाइड के कुछ न्यूमेरिकल्स के, उसी को रिपीट करना है। डिटेल में न्यूमेरिकल ना हम एक लेक्चर्स रखेंगे जिसके अंदर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सिर्फ लेके चलेंगे, 2-3 लेक्चर जाएंगे डिटेल्स में, उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है? अभी तो फिलहाल तो इसी को लेके चलना, क्योंकि हमें क्या करना है कि भी देखिए कितने इसमें आ जाते हैं, बाकी और उसमें कोई ऐसा टॉपिक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? स्कूल में इसमें कैंसिल ही होता है एक्चुअली ये पॉइंट कैंसिल जरूर किया उसमें है, पर पूछ ले मालूम वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द वर्क डन बाय मूविंग बॉडी इज इक्वल टू व्हाट? इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि हाफ एन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 क्या रहेगा तुम्हारी ग्रेटर स्पीड एंड v1 स्मॉलर स्पीड। तो वेन एवर ए मूविंग बॉडी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या कि मतलब कि द वर्क डन बाय ए मूविंग बॉडी, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज सेड टू बी वर्क डन बाय द मूविंग बॉडी। क्लियर? तो वर्क डन बाय मूविंग बॉडी इज सेड टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? बोलते हैं कैंसिल पर कई बार क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो हाइट वाला क्वेश्चन तुमको दिया है मैंने बताया वो, इसमें मालूम कैसा है, अगर मैंने इस हाइट को x ले लिया, जैसे यहाँ से x डिक्रीज हुई तो मेरी पोटेंशियल क्या हो गई? mgx। ठीक है, सॉरी काइनेटिक हो गई mgx, पोटेंशियल क्या है? mgh माइनस एक्स। ओपन ब्रैकेट करेंगे तो mgh माइनस mgx एंड प्लस mgx, तो mgx कैंसिल होगा, क्या बचेगा? mgh। समझा ना? इसको करना इस तरह से, और कोई चीज़ यहाँ पे बची नहीं। अब और हमारा सब पेंडुलम वेंडुलम हो गया, इसी मशीन कहते हैं। व्हाट इज द लोड? लोड is a resistative force on which effort is applied. Okay, and what is the effort? R applied force is said to be effort. दोनों कैसा यूनिट? न्यूटन है। What is the MA? Mechanical advantage? lesser force applied. Load upon effort is said to be mechanical advantage. Load upon effort, it's a ratio of load upon effort. Yes, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, क्योंकि लोड की यूनिट न्यूटन है, एफर्ट की यूनिट न्यूटन, दोनों यूनिट कैंसिल, तो मैकेनिकल एडवांटेज डज नॉट हैव एनी यूनिट। इट्स अ रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। क्लियर? वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। अगेन इट्स अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। अगेन इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। क्लियर? अब आता है दूसरा कि व्हाट इज द इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क। इनपुट वर्क मतलब आर अप्लाइड वर्क, दैट इज एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। आउटपुट वर्क मतलब कि लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। समझे? आउटपुट अपॉन इनपुट याद रखना, जो ऑब्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क्स। आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क इज सेड टू बी एफिशिएंसी। अब आउटपुट वर्क में फॉर्मूला क्या है? एल इंटू डी एल। इनपुट वर्क में फॉर्मूला क्या है? E इंटू डी ई। तो L अपॉन ई इज सेट टू बी एम ए, और डी एल अपॉन डी इज नॉट ए वी आर। वी आर क्या है मेरा? डी अपॉन डी एल है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? एम ए इंटू 1 अपॉन वी आर। तो व्हाट इज माई एफिशिएंसी? एम ए अपॉन वी आर। तो एम ए एफिशिएंसी इज व्हाट? एम ए अपॉन वी आर। समझे? एम लीटर पहले आता था, ध्यान रखना, एम लीटर पहले आता तो एम ए ऊपर है, बस ये ध्यान रख, ऐसे इस तरीके से ध्यान रख लेना, ठीक है? एफिशिएंसी इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में, हमने किया है, देख लेना एक बार, ठीक है? क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे दो तरह की मशीन है, एक आइडियल है, एक प्रैक्टिकल्स है।
तो व्हाट इज द आइडियल मशीन, व्हाट इज द प्रैक्टिकल मशीन? आइडियल मशीन जिसके अंदर एफिशिएंसी हाई होता है ना, एज इन आइडियल मशीन वो मशीन जिसके अंदर एफिशिएंसी 100% है, 100%। जिसमें फ्रैक्शन ही नहीं है, हाँ। जो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई मशीन है नहीं जो आइडियल मशीन हो। एफिशिएंसी हर मशीन की 100% नहीं हो सकती है, तो इट ऑलवेज लेस देन 100%, मतलब प्रैक्टिकल मशीन ऑलवेज एफिशिएंसी लेस देन 100%। एमए आइडियल मशीन का मतलब कि अभी यहाँ पे एमए क्या रहेगा आपका आइडियल मशीन का ग्रेटर देन 1, मतलब कि वी आर से ग्रेट एमए और वी आर अगर इक्वल हो गया तो मतलब कि वो आइडियल मशीन। इफ एमए इज इक्वल टू वी आर आइडियल मशीन, ठीक है। एक्चुअल मशीन में एमए ऑलवेज लेस देन वी आर। समझ में आया कि नहीं, समझे कि नहीं? एमए हमेशा वी आर से छोटा रहेगा प्रैक्टिकल मशीन में। आइडियल मशीन में एमए एंड वी आर इक्वल टू, दे आर इक्वल। ये एमसीक्यू में मैनी टाइम क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन देखे हैं। एफिशिएंसी का रिलेशन पूछा है आइडियल मशीन में या तो प्रैक्टिकल मशीन में। तो आइडियल मशीन में एमए और वी आर इक्वल्स हैं, प्रैक्टिकल मशीन में एमए ऑलवेज लेस देन वी आर। क्लियर है बेटा ये चीज़? चलूँ आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लीवर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक ना? अच्छा एक चीज़ भूल गया इसके अंदर, मशीन का डेफिनेशन क्या है हमारा? मशीन का डेफिनेशन की एनी थिंग्स एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू डू द वर्क ईजियर वे इज सेड टू बी मशीन। इट इज सेड टू बी मशीन। ओके, देर से 4 फंक्शन, देर की 4 है फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन है? पहला है इट कैन बी वर्क ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर, इट कैन बी वर्क ऐसे गेन इन स्पीड, इट इज़ यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, और वी कैन अप्लाई द एफर्ट एट एनी कन्वीनियंट पॉइंट। समझ गए? इट्स सेड टू बी मशीन। चलो लीवर पे वर्ड याद है? वर्ड फ्ली, FLE, फलक्रम बीच में क्लास 1, लोड बीच में क्लास 2, एफर्ट बीच में क्लास 3। क्लास 1 लीवर का कोई एग्जांपल्स? फलक्रम बीच में बता। वेल कौन? वेल वेल तो एक पुली हो गई ना। सीसॉ ये MA इक्वल टू 1 वाला हो गया, क्योंकि क्लास 1 में तीनों कैटेगरी आती है। MA इक्वल टू 1 भी होता है, MA लेस देन 1 भी होता है, MA ग्रेटर देन 1 भी होता है। सीजर, जितने भी सीजर होते हैं वो फलक्रम मेरा बीच में ही रहता है। अब फर्क इतना है कि अगर मेरा सीजर में आगे है, जैसे मेटल सीजर में आगे रहता है, यस, क्लॉथ सीजर में पीछे रहता है फलक्रम, ठीक है। तो उस पर मेरा डिपेंड रहेगा कि MA ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। बता इसमें MA ग्रेटर देन 1 कब होता है, लेस देन 1 कब होता है? जब मेरा फलक्रम टूवर्ड द लोड की तरफ रहेगा तो MA का रिलेशन क्या रहेगा? डी डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड पे ध्यान देना। अगर डिस्टेंस ऑफ एफर्ट मेरा बड़ा रहेगा तो MA ग्रेटर देन 1, फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा। इसमें कौन सा आता है? मेटल सीजर, जितने भी मेटल सीजर हैं, क्रू हैमर्स है, क्रू हैमर्स भी आपका उसी एग्जाम्पल में आएगा। समझे कि नहीं? क्रू हैमर में एफर्ट ऊपर रहता है ना, और यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस एफर्ट इज ग्रेटर, तो इट्स ए फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर हमारे फोर्स को कई बार मल्टीपल कर रहा है, समझे कि नहीं? यस। वैसे मेटल सीजर को, मेटल को कट करने के लिए आगे, बहुत आगे रहता है वो। नेल कटर जो यूज़ करते हैं, देखो अपना जो हम अप्लाई करते हैं, नेल कटर कौन सा? फलक्रम बीच वाला, वो वाला मत नेल कटर। हाँ, बहुत पुराने वाला नेल कटर था जिसमें एफर्ट बीच में लगाते थे। यस, वो अलग नेल कटर रहता है, उसमें वो क्लास 3 हो जाता है। और जो अभी इस समय नेल कटर यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर फलक्रम बीच में रहता है, दैट इज अ क्लास 1, समझे? तो वो भी क्लास 1 में कौन सा? MA ग्रेटर देन 1, समझे? MA लेस देन 1 में, MA लेस देन 1 में क्लोज सीजर आ गया, डिस्टेंस ऑफ लोड आपका बड़ा रहता है। ओके, हैंड पंप अगेन क्लास 1 लीवर। यस, चलो क्लास 2 पे भी। क्लास 2 लीवर कौन सा लीवर होता है? क्लास 2 लीवर में एग्जांपल्स? तो लोड बीच में। हाँ, लोड बीच में। और इसमें MA का रिलेशन क्या है? MA का रिलेशन तो इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि लोड बीच में है। लोड बीच में होने से क्या, क्योंकि फलक्रम से लोड का डिस्टेंस छोटा रहेगा, फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस बड़ा रहेगा। तो ऑलवेज माई डिस्टेंस ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ लोड। तो दिस टाइप ऑफ लीवर इज सेड टू बी क्लास 2 लीवर, ऑलवेज MA ग्रेटर देन 1। तो व्हील बैरो का एग्जाम्पल हो गया, नट क्रेकर एग्जाम्पल हो गया, फिर उसके बाद बॉटल ओपनर एग्जाम्पल हो गया। ये सब आपके क्लास 2 में एग्जाम्पल आएंगे। बॉडी पार्ट्स में कौन सा एग्जाम्पल क्लास 1 का है, कौन सा एग्जाम्पल क्लास 2 का है? क्लास 1 का नोडिंग हेड, क्लास 2 का व्हेन यू स्टैंडिंग ऑन टोस, यस, एंड क्लास 3 का व्हेन यू टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑन योर पाम, तो एफर्ट बीच में आ जाता है।
ओके मैं एल्बो का बस सोचा था वो class हाँ वो क्लास 3, एक क्लास 3 में जाएगा वाले पूरा। क्लास 3 में इफर्ट बीच में आएगा। एग्जाम्पल फिशिंग रॉड, पेयर ऑफ टर्म्स, स्पेड, स्पेड जो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोग वो रोरिंग बोर्ड के लिए छोटा वाला जो यूज़ करते हैं ना, छोटा वाला जो उसमें वो उसका गाना बहुत वायरल हो गया था वो वाला है ना, वो छोटा वाला यूज़ करते हैं ना चप्पू चलाने के लिए, वो मेरा क्लास 3 है ना। और एक बड़ा वाला रहता है हैंडल रोलिंग बोर्ड के लिए जो बीच में फलक्रम लगा रहता है, वो क्लास 1 है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्पल में या डायग्राम में दे दिया तो उसको आइडेंटिफाई कर सके। ये हमारा पूरा लीवर सिस्टम था। एंड क्लास 3 MA लेस देन 1 इट्स यूज ऐसे गेन इन स्पीड। क्लियर हो गया यहाँ तक? लीवर टॉपिक खत्म। चलो पुली पे। हाँ, ब्लॉक एंड टैकल का कंडीशन बता, क्या कंडीशन है ब्लॉक एंड टैकल की? बहुत तेज स्पीड में चल रहे हो। ब्लॉक एंड टैकल कंडीशंस पूरा देखना पड़ेगा मुझे। लोअर ब्लॉक ऑलवेज हैज लेस नंबर ऑफ पुलिस, फर्स्ट कंडीशन। लोअर ब्लॉक क्या रहेगा? उसमें लेस नंबर ऑफ पुलिस होगी। टैकल स्टार्ट फ्रॉम लोअर ब्लॉक इफ दे हैव लेस नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है। ब्लॉक एंड टैकल वापस मैं बोलता हूँ, लोअर ब्लॉक ऑलवेज लेस और इक्वल नंबर ऑफ पुलिस, या तो लेस होगी या तो इक्वल होगी। इफ लेस नंबर ऑफ पुलिस देन टैकल स्टार्ट फ्रॉम लोअर ब्लॉक। इफ इक्वल नंबर ऑफ पुलिस देन टैकल स्टार्ट फ्रॉम अपर ब्लॉक। ये दो कंडीशंस याद रखने हैं। लोअर ब्लॉक यस हैविंग लेस और या तो इक्वल नंबर ऑफ पुलिस। इफ लेस नंबर ऑफ पुलिस टैकल स्टार्ट फ्रॉम लोअर ब्लॉक। इफ इक्वल नंबर ऑफ पुलिस टैकल स्टार्ट फ्रॉम अपर ब्लॉक। समझो ना? टैकल की कंडीशंस क्या है? थ्रेड टैकल, उसका भी कंडीशंस है। स्टेट द कंडीशंस ऑफ टैकल्स। मासलेस इनएक्सटेंसिबल। विवान मासलेस, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, पूरा रिवाइजन करना अच्छे से। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, समझे? जितना हल्का नायलॉन में, इसलिए नायलॉन टैकल यूज़ करते हैं, उसका मास बहुत कम रहेगा और एक्सटेंड नहीं हो सकता है, इनएक्सटेंसिबल रहेगा, समझे? चलो, पुली दो तरह की है, सिंगल पुली एंड मूवेबल पुली। सिंगल जो फिक्स सपोर्ट से पुली रहती है, सिंगल फिक्स पुली, उसका MA आपका 1 होता है। मूवेबल पुली का MA आपका 2 होता है। रीज़न क्योंकि उसका जो इफर्ट 1 टेंशन, लोड 1 टेंशन, MA T/T। मूवेबल पुली का लोड आपका दोनों टेंशन में डिपेंड रहता है, इफर्ट वाले टेंशन में डिपेंड रहता है, इसलिए इसका MA क्या हो जाता है? 2 आ जाता है। वेलोसिटी रेशियो भी 2 आता है, इसका वेलोसिटी रेशियो 1 आता है, ठीक है। सिंगल फिक्स पुली इज यूज फॉर चेंज इन डायरेक्शंस एंड मूवेबल पुली इज ऑलवेज यूज फॉर फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर, क्लियर? यस। अगर किसी कॉम्बिनेशन में मूवेबल पुलीज हैं, जैसे एक से ज़्यादा मूवेबल पुली हैं, मुझे उस पूरे कॉम्बिनेशन सर्किट का मैकेनिकल एडवांटेज बताना है। एक मूवेबल पुली 2:n 2:1 2 रहेगा। दो मूवेबल पुली, अब फिक्स पुली पे नहीं देखेंगे, जब मूवेबल पुली और फिक्स पुली का कॉम्बिनेशन है तो ओनली द MA डिपेंड अपॉन द मूवेबल पुली। यस, क्लियर? ब्लॉक एंड टैकल को छोड़ के, यहाँ ब्लॉक एंड टैकल में आपका दोनों पे डिपेंड्स है, मूवेबल पे भी डिपेंड्स है और उस पर फिक्स पे भी डिपेंड्स है। इसमें कैसा है? 1 फिक्स एंड मैनी मूवेबल या 1 मूवेबल। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज किस पे डिपेंड है? 2:n पे डिपेंड है। अगर 2 मूवेबल पुली 1 फिक्स पुली है तो 2:2 4, अगर 3 है 2:3 8। समझा? वैसे तो ये टॉपिक पे पूछते नहीं क्वेश्चन, पर कभी पूछ लिया तो बता सको। अब हमारे ब्लॉक एंड टैकल में 3 ब्लॉक एंड टैकल है, एक 2:1 है, एक 2:2 है, एक 3:2 है। 2:1 में हमेशा तुम्हारा जो टैकल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लोअर ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। टैकल लोअर ब्लॉक से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि लोअर ब्लॉक हैविंग लेस नंबर ऑफ पुलिस। MA क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि 3 टैकल्स इसके लिए और 1 टैकल। अगर एफिशिएंसी उसके अंदर कुछ और दे दी हो, जैसे एफिशिएंसी मैंने दे दी 80%, तो MA कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80/100 × 3, समझे? इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर लोड मेरा 1 मीटर अप जा रहा है तो इफर्ट कितना डिस्टेंस निकला? हर पुलिस 1 मीटर निकलेगा, तो इफर्ट कितना निकलेगा? 3 मीटर। इसी का उल्टा अगर पूछ दूँ, अगर इफर्ट मेरा 9 मीटर निकला तो लोड मेरा कितना मीटर ऊपर आएगा? 18। अरे कैसे 18 आएगा? 9 मीटर निकला इफर्ट ना,
तो हर पुली से 3 निकला होगा, तभी 9 पहुंचा वहाँ पे। तो लोड कितना ऊपर आया? 3 मीटर। समझे? समझे कि नहीं? और एफिशिएंसी वाला 80%, तो 80/100 इंटू 3 है, क्योंकि मालूम है, क्योंकि ना जब एफिशिएंसी दी होती है तो हम एम किस पे निकालते हैं, क्योंकि वी आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस। तो वी आर कितना रहेगा? 3 वाले ब्लॉक में 3, 4 वाले में 2 वाले में 4, और 3 × 2 वाले में 5। तो वी आर मेरा फिक्स है 3, 4, 5। अब इसमें क्वेश्चन मैंने कंसाइज बुक में भी है, क्वेश्चन देख लेगा तुम पे, कि अगर लोअर ब्लॉक का हम वेट बढ़ा दें, तुम्हारा वी आर में कोई चेंजेस नहीं आता है। वेट डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 10 गुना कर दें, वी आर में चेंजेस नहीं आएगा। समझे कि नहीं? वी आर आपका सेम वही रहेगा, नंबर ऑफ पुली पे डिपेंड है। वी आर ऑलवेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पुलिस। तो एफिशिएंसी अगर कुछ भी दी रही है तो दैट मच परसेंटेज इनटू वी आर इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर हुआ? यस। जैसे मान ले मेरे 4 पुली पे, 4 पुली में हम टैकल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4 पुली में टैकल अपर ब्लॉक से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपर ब्लॉक से। अपर ब्लॉक से टैकल स्टार्ट किया, यस। तुम्हारे 4 टेंशन आएंगे लोड के लिए, 1 टेंशन आएगा इफर्ट के लिए, एम कितना हो जाएगा? 4P। समझ गए? अब मैं अगर ऐसा बोलूँ कि एफिशिएंसी मेरा 75% है, तो 75/100 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा मेरा? 3 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ कि लोड इज इक्वल टू, माई लोड इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, तो व्हाट इज द एफर्ट? तो 4000 एम इज इक्वल टू L/E, एम इज 3, देन E इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 3, तो 33, मतलब कि 33 इतना न्यूटन आ जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? अब इस कंडीशन में अगर लोड मेरा 1 मीटर ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस ऑफ इफर्ट कितना मीटर निकला? 4 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अगर मेरा 12 मीटर निकल रहा है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लोड? हाउ मेनी मीटर? कम सर। अरे कैसे रे, 12 मीटर निकल रहा है ना, तो सबसे सब में 4 पुली है ना, डिवाइड कर दे 12 को 4 से, 3 मीटर। समझा? इसमें गलती मत करना, क्वेश्चन है। 5 पुली बाजा, कहाँ से टैकल स्टार्ट करेंगे? लोअर की, अपर ब्लॉक की लोअर ब्लॉक? ये और लोअर से स्टार्ट करें, क्योंकि नीचे लेस नंबर ऑफ पुलिस है। ठीक है ना? मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा इसका? 5, अगर एफिशिएंसी मेरी 100% है। ठीक है। एफिशिएंसी अगर 80% रहेगी तो व्हाट इज द एम? 80/100 इंटू 5। ठीक है ना? 4 आ जाएगा। 20। हाँ, 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अगर मान ले मेरा 20 मीटर निकल गया, तो व्हाट द डिस्टेंस ऑफ लोड कितना मीटर ऊपर आया? तो 4 मीटर। हाँ, आप समझ गए। क्लियर है ना? पुली खत्म। चलो आगे। मैं सोच रहा हूँ ना रे डायग्राम वाले कोई चैप्टर्स को आगे हम स्किप करते हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर को ले चलो, जिससे क्या रहेगा कि हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो जाए, रे डायग्राम का लिखने वाला पार्ट करेंगे, है ना? रे डायग्राम वाले पार्ट में सिर्फ तुमको ड्रॉ करने का है। न्यूमेरिकल तुम्हारा एक साथ मिलूंगा। अभी एक्सप्लेनेशन चैप्टर में हम लोग फिर 4था, 5वां, 6ठा, इनको छोड़ के अब आते हैं साउंड के ऊपर। करो स्टार्ट साउंड। हाँ चलो, साउंड की प्रॉपर्टीज बता एक एक करके। साउंड किस टाइप का वेव्स है? साउंड रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। रीज़न क्योंकि इट्स ए लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अच्छा, साउंड वेव्स अगर ट्रांसफर से वेव बिहेव कर रहा है, बिहेव करना है, कर रहा है, तो कैसे बिहेव कर रहा है? कब बिहेव करता है साउंड वेव ट्रांसफर से वेव? फ्रीक्वेंसीज का नाइस। व्हेन साउंड ट्रेवल on the surface of water या under the water or in the solid. When sound travel in solid, it behave like a transversive wave. Under the water also behave like a transversive wave. On the surface of water it behave like a transversive. Surface of water पे देखो ripples create होते हैं ऐसे ripples, तो it's a transversive wave. ठीक है? Sound wave से longitudinal wave, it behave like a transversive wave when on the surface of water or under the solid. Under the solid मतलब कि under the कोई भी refractive index ज़्यादा हो air से, जिसमें लिक्विड पे आता है, सॉलिड पे आता है। समझे? अब इसके बाद साउंड की स्पीड कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, 330 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। साउंड की ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक, ये ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम सुन सकते हैं। मोर देन 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। बिलो 20 हर्ट्ज वाले साउंड्स को इंफ्रासोनिक। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स? डॉल्फिन। एंड इंफ्रासोनिक साउंड्स? व्हेल एंड एलिफेंट। व्हेल एंड एलिफेंट।
क्लियर है? The speed of sound is going to be increased when humidity is going to be increased, temperature is going to be increased, wind in the direction of the sound, then speed of sound will be going to be increased. What is the echo? Echo? हाँ, echo क्या है? Echo क्या है? अरे echo, echo. Oh, echo. हाँ. यहाँ पे The repetition of sound. Repetition of sound after ओरिजिनल साउंड सीज्ड, ये वर्ड जरूर आना चाहिए. रिपीटेशन ऑफ साउंड अगर ओनली बोलोगे तो शायद उसके मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि इट्स ए इनकम्प्लीट आंसर. आफ्टर ओरिजिनल साउंड सीज इज सेड टू बी एको. ठीक है, उसका 17 मीटर. हाँ, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड हाउ मच? 17 मीटर फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्स्टिकल्स, और या तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड हाउ मच? 0.1 सेकेंड. तो एक तो ये कंडीशन हो गई, और भी कंडीशन हैं एको के लिए. इसके अलावा और कंडीशन कौन सी है? The size of the obstacles should be large enough, should be greater than the wavelength of the sound. जब साउंड का वेवलेंथ वहाँ पहुँच रहा है, तो वेवलेंथ क्योंकि हमेशा जैसे मुंह से निकलता है साउंड या कहीं से भी निकलता है सोर्स से, तो साउंड का वेवलेंथ इंक्रीज होता रहता है. तो ऑब्स्टिकल तक पहुँचते हुए जो ऑब्स्टिकल का जो साइज है वो उतना बड़ा होना चाहिए कि वो साउंड को रिफ्लेक्ट उसके वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, तभी वो एको कंडीशन क्रिएट होगी. समझ गए? एक तो हमारी 70 मीटर डिस्टेंस हो गया, या तो 0.1 सेकेंड हो गया. साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट एक और भी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब कि साउंड की जो हमारी इंटेंसिटी है वो उतनी होनी चाहिए कि ऑब्स्टिकल तक पहुँचे और फिर वापस रिटर्न आ सके. समझ में आया बेटा? कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे. अब हमारे एको जो कंडीशंस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है? सोनार सिस्टम में, साउंड नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम में, मेडिकल में, सोनोग्राफी, यस, रेडार सिस्टम जितने होते हैं उन रेडार सिस्टम में भी साउंड नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम हमारा एको सिस्टम यूज़ होता है. डेप्थ ऑफ सी फाइंड आउट करने के लिए होता है. मशीन्स में अगर कोई पार्ट क्रैक्स है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं. और इसमें कौन सा साउंड यूज़ होता है? अल्ट्रासोनिक. अल्ट्रासोनिक साउंड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इट हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी विच मूव अनडिवेटेड एंड द लॉन्ग डिस्टेंस, विच कैन बी मूव इन द लॉन्ग डिस्टेंस अनडिवेटेड, एंड इट हैज़ वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज. ओके. एको में हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस अपॉन टी, क्योंकि डिस्टेंस बार 2 टाइम ट्रेवल करता है, एक टिल द ऑब्स्टिकल्स एंड रिवर्स टू द फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स. यस. अब आते हैं साउंड में नेचुरल, डैम्प, फोर्स और रेजोनेंस, विच इज ए टाइप ऑफ फोर्स वाइब्रेशन. नेचुरल वाइब्रेशंस क्या है? व्हाट इज द नेचुरल वाइब्रेशंस? Natural vibrations. Where it occurs natural vibrations? Natural vibration always occurs in vacuum. एक चीज़ याद रखना, नेचुरल वाइब्रेशन हमेशा वैक्यूम में ही अकर हो सकता है. मतलब एटमॉस्फेयर में कभी भी नेचुरल वाइब्रेशन अकर्स नहीं होगा. कहाँ अकर्स होगा? ओनली वैक्यूम में. अगर नेचुरल वाइब्रेशन मेरा वैक्यूम में अकर्स हो रहा है तो इसका मतलब कैसा हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लीकेबल नहीं है. इट्स ए पीरियोडिक वाइब्रेशन. देखिए याद रखना है, नेचुरल वाइब्रेशन डेफिनेशन में 3 मेन वर्ड्स हैं. पीरियोडिक वाइब्रेशन, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, अकर्स इन वैक्यूम. ठीक है. पीरियोडिक वाइब्रेशंस, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड विदाउट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं. यस. चौथा पॉइंट आप साथ में लिख सकते हो, अकर्स इन वैक्यूम. कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स है, पीरियोडिक वाइब्रेशंस है, एंड विदाउट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. The vibration is said to be natural vibration. Example, books kept on a table in vacuum, oscillating pendulum in vacuum, any object kept in vacuum, dim balance in vacuum. ठीक है. वैक्यूम वर्ड नहीं लिखोगे तो नेचुरल वाइब्रेशन बिकम्स अ डैम्प वाइब्रेशन. तो ऑल एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन बिकम्स अ डैम्प वाइब्रेशन व्हेन इट केप्ट इन एटमॉस्फेयर. समझे? अब डैम्प वाइब्रेशन में क्या है? डैम्प वाइब्रेशन जैसे उसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था, इसमें कांस्टेंट है डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, यस, इट इज नॉट ए पीरियोडिक वाइब्रेशन. ये पीरियोडिक वाइब्रेशन नहीं है. यस, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड बाय अप्लाइंग वन टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ओनली वंस. जैसे एग्जांपल, स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री को अगर तुमने एक बार झटका दिया, इट विल बी स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड स्लोली 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 इट विल बी स्टॉप एंड टोटल वाइब्रेशन सीज हो जाएगी. When you applied force, is said to be damped vibrations. ठीक है. It's set in the damped vibrations, and then amplitude continuously going to be decreased.
आया समझ में? इसका डायग्राम भी देखो, क्वेश्चन है उसमें ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसीज आपकी कम होती जा रही है, तो वो क्या है, डैम्प वाइब्रेशन का है। और जिसमें कांस्टेंट आपकी एम्पलीट्यूड है, इट्स ए नेचुरल वाइब्रेशन है। ठीक है, डैम्प वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, द वाइब्रेशन अकर्स, ओके, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। देखो उधर एक्सटर्नल, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आर सेड टू बी डैम्प वाइब्रेशन। आया समझ में? क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? इसके एग्जांपल, ऑसिलेटिंग पेंडुलम इन एटमॉस्फेयर, ट्यूनिंग फॉर्क हिट ऑन द पैड इन एटमॉस्फेयर। यस, ये सारे एग्जांपल तुम्हारे जो नेचुरल के थे वो डैम्प में दे सकते हो, बशर्ते क्या, इन एटमॉस्फेयर लिखना। अब फोर्स वाइब्रेशन क्या है? फोर्स वाइब्रेशन में पीरियोडिक फोर्स, सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इफ यू अप्लाइड फोर्स ओनली वन टाइम, इट्स अ डैम्प वाइब्रेशन। इफ यू कंटिन्यूसली अप्लाइंग फोर्स, इट्स अ फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन में पीरियोडिक फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड, याद रखना, उसमें पीरियोडिक वाइब्रेशन है, इसमें पीरियोडिक फोर्स है। फोर्स वाइब्रेशन, पीरियोडिक फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड, और उसमें आपके जो एम्पलीट्यूड है, इट कैन बी स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड, लार्ज कब प्रोड्यूस होगा? जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस, जो कि रेजोनेंस वाइब्रेशन है, तब हमें लाउडेस्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। क्लियर? दैट इज अ रेजोनेंस वाइब्रेशन। समझे? तो रेजोनेंस वाइब्रेशंस में आपकी रेजोनेंस वाइब्रेशन का डेफिनेशन इज ए एग्जांपल ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन व्हेन अप्लाइड फोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, दैट कंडीशन द लाउडेस्ट साउंड विल प्रोड्यूस्ड। अब ये जरूरी नहीं कि इज इक्वल टू रहे, कभी कभी क्या था, मल्टीपल ऑफ होल नंबर टाइम्स, मेरी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी डबल है उससे तो भी रेजोनेंस अकर्स होगा, हाफ है तो भी अकर्स होगा, होल नंबर में मल्टीपल होना चाहिए। समझे कि नहीं? बॉडी में और अप्लाइड फोर्स में, या तो उसका डबल होल नंबर में रहे तो उसका मतलब कि डबल, ट्रिपल, 4 बार, 5 बार, जिससे आपका रेजोनेंस अकर्स होता जाएगा। तो रेजोनेंस ओनली वन टाइम अकर नहीं होता, मैनी टाइम्स अकर्स होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? श्योर? चलो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? स्ट्रेट 4 ए बॉल, ओके, बी बॉल शॉर्ट, सी बॉल इक्वल टू ए एंड डी इज लॉन्गेस्ट। आई अप्लाई फोर्स ऑन ए, yes, then B is also oscillating, C and D also oscillating. Then what types of force on B and D? कौन सा वाइब्रेशन है B and D पे, कौन सा वाइब्रेशन है C पे? B and D पे फोर्स वाइब्रेशन, एंड C पे इक्वल लेंथ में है वो, तो C पे क्या रहेगा? इक्वल लेंथ में तो रेजोनेंस, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है ना, फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी? सबसे ज़्यादा शॉर्ट वाले की रहेगी, शॉर्ट वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी और लॉन्ग वाले की कम रहेगी। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पतली स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मोटी स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी कम, टाइट स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लूज स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी कम, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी श्रिल साउंड, यस, कम फ्रीक्वेंसी फ्लैट साउंड। ओके, क्लियर है? अगर मेरे 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, उसमें डिफरेंट लेवल पे पानी भरा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी भरा रहेगा उसमें फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? उसमें फ्रीक्वेंसी वाइज क्यों? क्योंकि एयर स्पेस कम है, जितना एयर स्पेस ज़्यादा रहेगा फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती जाएगी। क्लियर?